ग्रामीणों के साथ पार्षद दुकान अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक हैं, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के लिए हरे चारे का अच्छा विकल्प है अजोला। मिर्च की फसल में श्याम वर्ण रोग के नियंत्रण उपाय। आज भी अपने प्रदेश में पशु और साल भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। लगभग सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत बनी रहती है। किसान अपने पशुओं को सुबह शाम धान का पुआल या अन्य फसलों का सूखा चारा ही दे पाते हैं और फिर चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिससे पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसी के विपरीत कई पशुपालक दाना बाजार से खरीदकर पशुओं के लिए आहार की पूर्ति करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करेंगे तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए अजोला उत्पादन की विधि और पशु आहार की उपयोगिता के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अल्पना शर्मा से। माना जाता है कि अजोला में न केवल पौष्टिक तत्व होते हैं बल्कि अन्य अवयव जैसे कि कैरोटीन, जैव पॉलीमरस एवं प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं, जो कि इस अप्रत्याशित वृद्धि दर को अंजाम देते हैं। अजोला को भेड़ों, बकरियों, सूकरों एवं खरगोश के आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में विकसित किया जा सकता है। पशुओं के साथ साथ मुर्गियों का भी उत्तम आहार है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ पशु के शारीरिक विकास के लिए भी अजोला का उपयोग पशु आहार के रूप में कर सकते हैं। किसान भाई घर बैठे आसानी से अजोला उगा सकते हैं, अजोला उत्पादन कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी साधन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। आपको ज़रूरत है सिर्फ अजोला की, अच्छे कल्चर की, और ये कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय कहीं भी आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से किसान भाई इसको ले सकते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। अजोला उत्पादन की विधि: एक छायादार जगह में 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। सीमेंट की टंकी में भी इसे उगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्लास्टिक शीट बिछाना आवश्यक नहीं है। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरणों रोधी प्लास्टिक शीट का उपयोग करें। प्लास्टिक शीट सिलपोलिन एवं पॉलीथीन तारपोलिन है, जो कि एक प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। उसके बाद लगभग 10 से 12 किलोग्राम मिट्टी गड्ढे में फैलाना है। 2 किलोग्राम गोबर और 30 ग्राम सुपर फास्फेट 10 लीटर पानी में
मिलाकर गड्ढे में डालना है। पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक एजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देना है। एजोला बहुत तेजी से विकसित होता है और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे में फैल जाता है। और फिर आप 8-10 दिन में आप देखेंगे कि आपका अजोला जो है वो पूरी तरह से फैल गया है पिट में। अब इस अजोला का उपयोग आप फसलों में, साग भाजियों में, फलों के जो पौधे हैं, केला, पपीता, नींबू, करौंदा, इस तरह के जो भी पौधे हैं उनके जड़ों के पास आप इनको डाल के गुड़ाई कर सकते हैं। और जो सब्जी भाजी हैं उनको प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होगा, क्योंकि ये जलीय फर्न है। धान के खेत में डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह की कोई भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे किसान के पशुपालक भी हैं वो किसान, तो वो मवेशियों के खाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी उनको खाने में सामग्री देते हैं, खली चूनी देते हैं या भूसा देते हैं, उसके साथ में आप इसकी थोड़ी मात्रा मिला के उनको दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये पूरा आपको प्रोटीन है, तो इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा दे दिया तो उनको नुकसान हो सकता है, दस्त लग सकता है आपके पशुओं को। तो आपको उनके शरीर के वजन के हिसाब से देना रहता है। मान लीजिए अपने पास एक पूरा वयस्क गाय या भैंस है, तो उसको अपन 900 से 1.5 किलो तक दे सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपके पास बकरियां हैं तो उनको 150 से 200 ग्राम तक आप दे सकते हैं प्रतिदिन, दोनों टाइम के समय मिला के। और अगर आपके पास मुर्गियां वगैरह हैं तो उनकी वजन जैसे कम होता है तो उनको 50 ग्राम तक देना अनुशंसित किया जाता है। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। जैसे अपन ने अजोला आपने एक बार आपने बना लिया, फिर जैसे 2 महीने 2.5 महीने में इसके पानी को आपको परिवर्तित करना है। तो इसका जो पानी है आपको आधा पानी इसका निकाल देना है। तो इसको पानी जब आपने निकाला तो इसको आपको फेंकना नहीं है। आपकी जो भी बगिया है, पोषण वाटिका है, उसमें इसको पानी को डाल दें, क्योंकि इसमें विटामिन एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में रहते हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए एज टॉनिक काम करते हैं। तो वहाँ से आपने जो अजोला पिट से जो पानी निकाला है, उस पानी को, आधे पानी को आपको इस बगिया में डाल देना है, आधा आपको पुनः नया पानी डालना है। और फिर उसमें पुनः 100 से 150 ग्राम आपको गोबर डालना है, ताज़ा गोबर घोल के डाल देना। और फिर आपने जो जरा सा 100-150 ग्राम जो आपने अजोला का कल्चर बचाया था वो भी डाल देना। प्रत्येक 5 दिन में एक बार 20 ग्राम सुपर फास्फेट और लगभग 1 किलोग्राम गोबर गड्ढे में डालने से एजोला तेजी से विकसित होता है। तो पुनः ये फिर से बेड आपका पूरा तरह से टाका आपका अजोला से भर जाएगा। और फिर आप इसका उपयोग चाहे आप फसलों में करें, चाहे सब्जी भाजियों में करें, चाहे पशुओं के लिए करें, तो हर तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये घर बैठे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है और इसको आप लोग ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कांकेर में 4 लापता लोगों के शव मिले। NH 30 किनारे कुएं में गिरी कार, सभी 4 लापता लोगों के मिले शव। धमतरी में प्रसूता ने थाने में दिया बच्चे को जन्म। थाने में पानी पीने आई थी महिला, जच्चा बच्चा दोनों भखारा अस्पताल में भर्ती। रायपुर में हाथ जोड़ो यात्रा पर बीच ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाई
भाइयों, मिर्च की खेती अपने राज्य में आमतौर पर साल भर की जाती है। वर्तमान में ये फसल बढ़वार की अलग अलग व्यवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनमें से आज हम बात कर रहे हैं श्याम वर्ण रोग की, जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों को प्रभावित करता है। तो किसान भाई, आप लोग इस रोग की पहचान और रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैला होता है। ये बीमारी का जो है कारक जो है फफूंद जनित है और ये बीमारी जो है इसके होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए और उस उपयुक्त वातावरण में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान हो और नमी जो है 90 से 95% के आसपास हो, वैसी स्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। श्याम वर्ण रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है, जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदुनुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रोग का हम पहचान कैसे करें। इस रोग को पहचान करने के लिए क्या है कि सबसे पहले इसके पत्तियों पर लक्षण आते हैं। पत्तियों पर जो है आपको भूरे और काले रंग के धब्बे बनते हैं और जिसके धब्बे के किनारे जो है पीला जो है जलधारित टाइप का धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर जो है धब्बे बन जाते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। दूसरी जो है इसकी टहनियाँ से होती है, जिसको हम डायबैक बोलते हैं, डायबैक डिजीज। ये ऊपर की टहनियों से मुरझाना शुरू होते हैं और नीचे तक सूखते जाते हैं। तो ये तनों पर इसका लक्षण देखा गया। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है जब इसके फलों पर प्रकोप इसका बढ़ जाता है। फलों पर भी जो है खासकर जो फल जो लाल मिर्च होते हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ज़्यादा इसमें फैलाव देखा गया है, जिसके कारण जो फल हैं उसके गुणवत्ता को ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम इस रोग को पहचान कर सकते हैं। रोग की रोकथाम के उपाय: खेत में खरपतवारों का प्रकोप होने पर फसल में निराई गुड़ाई पर खरपतवारों को निकाल दें। उचित फसल चक्र अपनाएं तथा स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोएं। बुआई बीजों को उपचारित अवश्य करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही डाइथेन M45 के 0.25% का घोल का 7 दिन के अंतराल पर आवश्यक अनुसार छिड़काव करें। मिर्च की राग रोधी किस्मों को लगाएं, जिनमें रोग रोधी क्षमता को जैसे पूसा, सदाबहार, अर्का हरिता, अर्का मेदना, अर्का श्वेता, पतसी 1 आदि किस्में लगा सकते हैं। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्सिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम में डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कांकेर में 4 लापता लोगों के शव मिले। NH30 किनारे कुएं में गिरी कार, सभी 4 लापता लोगों के मिले शव।
धमतरी में प्रसूता ने थाने में दिया बच्चे को जन्म। थाने में पानी पीने आई थी महिला, जच्चा बच्चा दोनों भखारा अस्पताल में भर्ती। रायपुर में हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे। रायपुर में आरक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान। षड्यंत्र तरीके से लाया गया आरक्षण। भानु प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में मुर्गियां के चूजे सर्द वातावरण से जल्द तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में इनकी देखभाल करने की अधिक जरूरत होती है। तो आप कैसे करें चूजों का प्रबंधन, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश कुमार मोहबे से। और आज मैं आपके समक्ष वो कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा जो पोल्ट्री व्यवसाय में इस सर्दियों के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लाभ के लिए। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। चूजे आने से पहले लीटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लीटर पूरा नया होना चाहिए एवं उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बुरादा या लीटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान का छिलका का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। दाने और पानी के बर्तन आप मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंड के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाइयों बहनों कि हमको ब्रूडिंग का खासकर ध्यान रखना है। ब्रूडिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देशी मुर्गी में देखा होगा तो अपना पंख फैला के अपने चूजों को गर्माहट देती है। लेकिन जब हम मुर्गी अपने घर में पालन करते हैं तो इसमें कोई इतनी माँ तो होती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ तो होती नहीं है जो वो अपने उसको से सकें। तो उसके लिए हमको चूजों को मदद करनी पड़ती है ताकि उनको वही गर्माहट मिल सके। तो गर्माहट मिलने के लिए हम लोग उनको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रूडिंग। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना देर तक चाहिए। चूजे ठंड से बचे और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। किसी भी पॉलिथीन से छोटे गोल सेट को ढक कर रख सकते हैं। और उसके बाद एक चीज याद रखना है कि भैया हमको हवा का ध्यान रखना है कि दिन के समय में पर्दे खोल लेना है और रात्रि में उनको एक कवर एरिया में रखना है जिसमें आप पर्दे वर्दे लगे हों, ताकि जब आप तापमान का मेंटेन करने की कोशिश करें तो पर्दों की वजह से अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके। तो और दूसरी बात एक है कि साफ सफाई फार्म करना बहुत जरूरी है। और खासकर जिस बर्तन जैसे हम जिसको फीडर ड्रिंकर बोलते हैं, मतलब फीडर मतलब दाने वाला बर्तन और ड्रिंकर मतलब पानी वाला बर्तन, तो इसको साफ सफाई हमको करते रहना है। हर मुर्गी उठने के बाद इसको अच्छे से साफ करना है पूरा। अगर हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो हमारा
वॉशिंग पाउडर से आप साफ कर सकते हैं उसको अच्छे से। उसको धूप में साफ करने के बाद धूप में कुछ देर तक रख सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं सूरज की रोशनी में, तो जितना बैक्टीरिया वगैरह वायरस है सब उसमें खत्म हो जाएगा। फिर उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब मुर्गी रहे तो भले ही आप उसको ऐसा बार बार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कपड़े से लेकर वो सब चीज़ों को बार बार साफ करना है। जितने बार आप पानी बदलेंगे तो उसका आप एक बार कम से कम पानी से हाथ लगा के साफ कर सकते हैं। तो जितना दाना और पानी का बर्तन जितना साफ होगा, हमारा बीमारी कम होगा और हमारा वजन सही टाइम पे आएगा, जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास होती है वो है वैक्सीन। तो एक वैक्सीन तो आपके जहाँ से चूजा होता है वो वहाँ से होकर आती है, जिसको मरेज डिजीज होती है, बोलते हैं मरेज डिजीज वैक्सीन। तो वो हमको नहीं करना होता, वो अपने आप करके आता है। हमको 3 वैक्सीन करना है। पहला होता है F1 लासोटा जिसको बोलते हैं, जो कि हम 5वें दिन पे करते हैं, और उस वैक्सीन को हमको आँख में करना होता है ना। सिंपल एक तरीका होता है, उसको आप किसी भी टेक्निकल आदमी से समझ सकते हैं। और दूसरा जो वैक्सीन होता है वो IBD होता है, जिसको हम 10 से 12 के दिन में करते हैं। और तीसरा वैक्सीन होता है 21 दिन में। तो भाइयों बहनों, पहला और दूसरा वैक्सीन तो हम आंख में करते हैं, लेकिन जो तीसरा वैक्सीन है जो 21 दिन में होता है वो बूस्टर डोज होता है, जिसको मास्टर क्लोन भी बोलते हैं। उस वैक्सीन को हम 21वें दिन में पानी में दे सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से आंख में एक बूंद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्गी पालन से मुनाफा लेना है तो उसके आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। तो दाने में सिंपल 3 प्रकार का दाना लगता है ब्रॉयलर को, जो मुर्गी पालन हम करने की सोच रहे हैं। जैसे कि प्री स्टार्टर होता है, जो शुरू के हम 8 से 10 दिन चलाते हैं, उसको हम 200 ग्राम देते हैं। मतलब प्री स्टार्टर कई जगह प्री स्टार्टर 1 और प्री स्टार्टर 2 देते हैं। अगर आप टोटल बोलेंगे कि प्री स्टार्टर कितना लगेगा तो 400 ग्राम एक मुर्गी को लगेगा। उसके बाद दूसरे प्रकार का दाना जो होता है वो स्टार्टर होता है, वो 10 से 12 दिन के बाद स्टार्ट होता है और वो लगभग 18-19 दिन तक चलता है। और उस दाने में हमको 800 ग्राम के आसपास स्टार्टर खिलाना होता है। और तीसरे प्रकार का दाना होता है फिनिशर। तो स्टार्टर खत्म होने के बाद में जितने दिन तक मुर्गी रहता है उसको फिनिशर में ही चलाना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि ठंड में अगर वो जितना दाना खाते हैं ना उससे दुगना पानी पीते हैं, तो हमको पानी को अम्लीय बना के रखना है। तो अम्लीय बनाने के लिए ये एसिडिफायर जो दवा है वो बहुत ही कारगर साबित होती है। आपको 100 लीटर पानी में 50 ml एसिडिफायर मिला देना है, जिससे पानी का अम्लीयता बढ़ जाए और जब मुर्गी उसको पिए तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके, वो बैक्टीरिया का ज़्यादा बढ़ ना सके और मुर्गी को बीमारियां ना हो सके, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपका पानी अम्लीय भी हो गया और पूरा बैक्टीरिया या जितना भी जीवाणु जो है उसमें वो सब खत्म हो गए। तो आपका पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो मुर्गी को पिलाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पानी होगा। उसमें आपको बराबर ग्रोथ मिलेगी और आपका व्यवसाय में आपको प्रॉफिट होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मुदेर जिला मंदसौर के कृषक चंदन ठाकुर ने। ये टमाटर की फसल में रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंदन ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग का गोलाकार धब्बा चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो हिरण की आंख की तरह लगता है। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और यह सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें।
भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग फाइटोपथोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधों के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटेल की तरह दिखाई देते हैं। और वातावरण में अधिक नमी होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खरीफ फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।